आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, खेड़ापा जोधपुर से आप सबसे रूबरू हो रहा हूं डिजिटल माध्यम से। दूसरे मॉडल पेपर का पहला वीडियो आप तक साझा किया जा चुका है, जिसमें हमने एक एक नंबर के 30 प्रश्नों की चर्चा की खंड अ में। अभी हम बात कर रहे हैं खंड ब, जिसमें आप देख रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और कुल 13 प्रश्न आपके इसमें रहेंगे दो नंबर के, अर्थात 26 नंबर के प्रश्नों की हम अगले आधे घंटे में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और कोई दिक्कत है तो मेरे साथ साझा करें। सारे प्रश्न उत्तर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जाएं, वहाँ एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करें और टेलीग्राम से आप लोग जुड़े। टेलीग्राम आप यूज़ नहीं लेते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9252043821 पे मैसेज करें, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। आज शाम तक मॉडल पेपर 1 की हम आपको पीडीएफ भेजेंगे। मॉडल पेपर 1 के तीनों वीडियो अवश्य देखें। मॉडल पेपर 2 का पहला वीडियो आप तक पहुंचा चुके हैं, ये दूसरा वीडियो है और इसमें सारे प्रश्न हैं 2-2 नंबर के। देखिए, कोशिश करते रहिए, 3-4 दिनों का भरपूर उपयोग कीजिए, आप लोगों को सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। कक्षा 12 के परिणाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे का रास्ता आप लोगों के लिए क्लियर रहेगा। तो चौथा प्रश्न है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, चौथा प्रश्न नंबर यानी खंड ब का जो पहला प्रश्न होगा उसका प्रश्न क्रमांक होंगे 4। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अल्प विकसित देशों ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में किन सुधारों की मांग की थी? आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शीत युद्ध के दौरान जो अल्प विकसित देश थे वो अधिकतर गुटनिरपेक्ष देश में शामिल थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे। इन देशों को 1970 के दशक में ऐसा महसूस हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है वो विकसित देशों के हित में है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जो कानून है, जो नियम है, वो विकसित देशों के पक्ष में है, क्योंकि उनका निर्माण उन्हीं देशों ने किया है। अतः इन देशों ने एक पुरजोर मांग उठाई कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जिसमें हमारे हितों की भी सुरक्षा होनी चाहिए। और इन्होंने 4 मांगे उठाई। कितनी? 4। 2 नंबर का प्रश्न है, 2 मांग लिख सकते हैं, 4 लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इनकी पहली मांग थी कि अल्प विकसित देशों के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों पर हमारा ही नियंत्रण होना चाहिए। यानी कि उन प्राकृतिक संसाधनों का का दोहन पश्चिमी देश जो कर रहे हैं, विकसित देश जो कर रहे हैं, उनकी जगह हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर हमारे स्वयं का नियंत्रण होना चाहिए। ये इनकी पहली मांग थी। दूसरी जो इनकी मांग थी वो ये थी कि अल्प विकसित देशों के पहुंच भी विकसित देशों के बाजार तक होनी चाहिए, पश्चिमी देशों के बाजार तक होनी चाहिए, ताकि हम हमारे सामान को वहां बेच सके, वहां से हमें आर्थिक लाभ मिलेगा, जिससे हमारा विकास होगा। तीसरी इनकी मांग थी कि पश्चिमी देशों को हमें कम लागत में प्रौद्योगिकी उपलब्ध करवानी चाहिए, टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवानी चाहिए, ताकि हम भी विकास कर सके। और चौथी इनकी मांग थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं हैं, उनमें अल्प विकसित देशों की भी भूमिका होनी चाहिए, ताकि हम भी हमारा पक्ष रख सके। तो ये 4 मांगे थी इनकी। 5वां प्रश्न है, सोवियत संघ के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। आप जानते हैं कि शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, विचारधारा की श्रेष्ठता का युद्ध था, और अंत में सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया और जीत किसकी होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा की जीत होती है। प्रश्न ये बनता है कि सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे? क्या कारण थे कि सोवियत संघ रूस अमेरिका की तुलना में इतना पिछड़ गया? क्या कारण था कि सोवियत संघ रूस की व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई और सोवियत संघ रूस के गणराज्य विभाजित हो गए और सोवियत संघ रूस के टुकड़े टुकड़े हो गए? सोवियत संघ रूस के पतन के 4 कारण मैं आपको बता रहा हूं, आपको कोई 2 लिखने हैं। 4 नंबर का प्रश्न आया तो 4 कारण लिखने हैं। पहला कारण था कि राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरियां। राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरियां, मैं पॉइंट बता रहा हूं, ये उत्तर आपको मिल जाएंगे, मैंने बता दिया कैसे मिलेंगे, और आप नोट भी कर सकते हैं। वैसे आपके पास में सारे उत्तर है भी, केवल आपको समझने की आवश्यकता है, रिवीजन करना है हम लोगों को। सोवियत संघ रूस की जो राजनीतिक संस्थाएं थी, वहां केवल एक ही पार्टी का दबदबा था, और वो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत संघ रूस की जो आर्थिक संस्थाएं थी, सारी आर्थिक संस्थाएं सरकार के नियंत्रण में थी, और इसके कारण बेहतर तरीके से कार्य नहीं कर पाई, जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई। इसके कारण सोवियत संघ रूस का पतन हो गया। दूसरा कारण, सोवियत संघ की जनता को यह बताया गया था कि हम पश्चिमी देशों से कई अधिक आगे हैं, लेकिन 1980 के दशक के बाद जब सोवियत जनता को पश्चिमी देशों के विकास की जानकारी प्राप्त हुई,
तब सोवियत जनता को पता चला कि पश्चिमी देश हमसे बहुत आगे जा चुके हैं, हम उनकी तुलना में बहुत अधिक पिछड़ चुके हैं। तब उनको मनोवैज्ञानिक धक्का लगा, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक धक्का लगा, और वो सोवियत संघ रूस से घृणा करने लगे। तो दूसरा पॉइंट होगा, सोवियत संघ रूस की जनता को पश्चिमी देशों के विकास की जानकारी होना भी सोवियत संघ रूस के पतन का एक कारण था। तीसरा पॉइंट, गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधार। 1985 में गोर्बाचेव सोवियत संघ रूस के राष्ट्रपति बनते हैं। राष्ट्रपति जब बने तब सोवियत संघ रूस की स्थिति बहुत दयनीय थी, अतः सोवियत संघ रूस की स्थिति में सुधार करने के लिए गोर्बाचेव ने सुधार किए। गोर्बाचेव चाहते थे कि सोवियत संघ रूस की जनता को स्वतंत्रता मिले, समानता मिले, राष्ट्रीयता, भ्रातृत्व और एकता की भावना सोवियत संघ रूस में स्थापित हो। इस हेतु उन्होंने खूब प्रयास किए, और मैंने पहले ही कहा, हवन करते हुए हाथ जल गया। मिखाइल गोर्बाचेव ने यूएसएसआर में सुधार करने के लिए जो नीतियां अपनाई, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त, पुनर्रचना और खुलेपन की जो नीति अपनाई, उसके तहत ही सोवियत संघ रूस का पतन हो गया। क्योंकि लोगों को जब एक बार अधिकार दिए मिखाइल गोर्बाचेव ने, उनको स्वतंत्रता दी, तो उन्होंने पहली बार स्वतंत्रता का स्वाद चखा, तब उन्होंने और स्वतंत्रता की मांग की। गोर्बाचेव ने थोड़े से सुधार किए, उन्होंने और सुधारों की मांग की, यानी कि गोर्बाचेव के सुधार की गति धीमी थी, जनता की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। यही कारण था कि जगह जगह से आंदोलन प्रारंभ हो गए और कई गणराज्यों ने स्वतंत्रताएं की घोषणाएं कर दी और उनको स्वतंत्रता देनी भी पड़ी। तो तीसरा कारण था, गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधार भी सोवियत संघ रूस के पतन का एक कारण था। लेकिन आपसे पूछा जाए तत्कालीन कारण क्या था, तो चौथा पॉइंट होगा, सोवियत संघ रूस की जनता में, गणराज्यों की जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुताओं का उभार होना। सोवियत संघ रूस की जनता में राष्ट्रवादी और संप्रभुताओं का उभार होना, यानी शॉर्ट में पॉइंट लिखना चाहो तो राष्ट्रवादी भावनाओं व संप्रभुताओं का उभार सोवियत संघ रूस के पतन का तत्कालीन कारण था। सोवियत संघ रूस की जनता को अब महसूस हो गया कि हमारा देश अलग होना चाहिए, हमारे देश को अलग से स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। उनमें राष्ट्रवाद की भावना की बढ़ोतरी हुई, और राष्ट्रवाद की भावनाएं आप सबको पता है आजादी का मुख्य कारण होती है। दूसरा, उनमें संप्रभुता का उभार हुआ कि हमारा देश किसी भी बाह्य या आंतरिक शक्ति के अधीन नहीं होना चाहिए, हमारा देश पूर्ण रूप से संप्रभु होना चाहिए, हम किसी के अधीन नहीं रह सकते हैं। इस प्रकार की भावनाओं के कारण भी सोवियत संघ रूस का पतन हुआ। तो चार कारण है, 2 नंबर का पूछे तो 2 पॉइंट, 4 का पूछे तो 4। अगला है, सुमेलित कीजिए। क्लब ऑफ रोम 1972। क्लब ऑफ रोम एक समूह था। इस समूह ने 1972 में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका शीर्षक था लिमिट्स टू ग्रोथ, लिमिट्स टू ग्रोथ। और इस पुस्तक में सबसे पहले इस समूह ने पूरी दुनिया को सचेत किया कि पर्यावरण कितना प्रदूषित हो रहा है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। इसी प्रकार से प्रदूषण होता गया, आने वाला समय हमारे लिए बहुत अधिक घातक होगा। तो क्लब ऑफ रोम 1972 के सामने क्या होगा, लिमिट्स टू ग्रोथ, ये शीर्षक की पुस्तक थी। ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987 में आई थी, और इस ब्रटलैंड रिपोर्ट का जो शीर्षक था वो था अवर कॉमन फ्यूचर, अवर कॉमन फ्यूचर। तो इसके सामने होगा अवर कॉमन फ्यूचर। और इस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि हमें टिकाऊ विकास की आवश्यकता है, और वर्तमान में टिकाऊ विकास नहीं हो रहा है। टिकाऊ विकास का मतलब ऐसा विकास जिसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त हो। 1959 में अंटार्कटिक संधि हुई ताकि अंटार्कटिक महाद्वीप जो विश्व की विरासत है, जो साझी विरासत है, उसकी सुरक्षा की जा सके। 1987 में प्रोटोकॉल किया गया, और इस प्रोटोकॉल का नाम था मॉन्ट्रियल न्यायाचार, मॉन्ट्रियल न्यायाचार। ये सभी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित थे। 7वां प्रश्न है कि शुरुआती समय में कांग्रेस एक विचारधारात्मक व सामाजिक गठबंधनात्मक पार्टी थी। क्या आप इस कथन से सहमत है? देखिए, 20% प्रश्न आपको कौशलात्मक पूछे जाएंगे। कौशलात्मक यानी विद्यार्थी का आकलन किया जाएगा, आपसे खुद से पूछे जाएंगे इस प्रकार के प्रश्न। और इन प्रश्नों का उद्देश्य यह होगा कि आप कितने परिपक्व हैं, आप खुद अपने शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं या नहीं। तो ऐसे प्रश्न जिनकी शुरुआत आपसे होगी, आपके दृष्टिकोण के अनुसार होगी, उन प्रश्नों को कौशलात्मक प्रश्न कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी आपको वही देने जो किताब में इन प्रश्नों के उत्तर है, लेकिन थोड़ा सा भाषा शैली में आप लोगों को परिवर्तन करना होगा। तो प्रश्न है कि शुरुआती समय में कांग्रेस एक विचारधारात्मक व सामाजिक गठबंधनात्मक पार्टी थी, स्पष्ट कीजिए। क्या आप इस कथन से सहमत है? आपको उत्तर देना है हाँ, हम इस कथन से सहमत है। पहला पॉइंट बनेगा, कांग्रेस एक सामाजिक गठबंधन के रूप में
1985 में जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई तब कांग्रेस पार्टी नवशिक्षित लोग, कामकाजी लोग, व्यापारिक लोगों का एक समूह था। प्रारंभ में कांग्रेस पार्टी केवल धनाढ्य लोगों तक सीमित थी, केवल इसमें शहरी लोगों का बोलबाला था, व्यापारिक लोगों का बोलबाला था। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ, गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली, गांधी ने जन जन तक कांग्रेस पार्टी को पहुंचाया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी में सभी सामाजिक वर्गों के लोग शामिल हो गए, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो पूंजीपति है, चाहे वो काश्तकार है, चाहे वो उच्च वर्ग का है, निम्न वर्ग का है या मध्यम वर्ग का है, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल हो गए। समाज के सभी वर्गों के लोगों को, मजदूरों को, मालिकों को, सभी कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। इसलिए कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी शुरुआती समय में एक सामाजिक गठबंधन, देखिए सामाजिक गठबंधन का मतलब समाज के सभी वर्ग कांग्रेस पार्टी में थे। दूसरा पॉइंट बनेगा कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन, अर्थात कांग्रेस पार्टी में सभी विचारधाराओं के लोग थे, चाहे वो कंजर्वेटिव विचारधारा हो, चाहे वो रेडिकल विचारधारा हो, चाहे वो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हो, चाहे शांतिवादी विचारधारा के लोग हो, चाहे वो उदारवादी हो, चाहे वो उग्रवादी हो, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो दक्षिणापंथी हो। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी एक विचारधारात्मक गठबंधनात्मक पार्टी भी थी। 8वां प्रश्न है कि भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग और विवाद के कोई दो मुद्दों का उल्लेख कीजिए। भारत और बांग्लादेश के बीच में सहयोग के दो मुद्दे, तो पहला पॉइंट रहेगा सहयोग नंबर 1, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर दोनों देशों में सहयोग है। यानी प्राकृतिक आपदा जब भी आती है, दोनों देश मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। पर्यावरण के मसले पर भी, पर्यावरण संरक्षण के मसले पर भी दोनों देश सहमत है। दूसरा, बांग्लादेश भारत की लुक ईस्ट और 2014 से जो एक्ट ईस्ट की जो नीति मोदी जी ने दी है, उस नीति का हिस्सा है। यानी पूर्व की ओर देखो और पूर्व में काम करो की नीति का बांग्लादेश हमारा हिस्सा है। अब है विवाद, कुछ मुद्दों को लेकर विवाद है। पहला विवाद, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद है, और पहले हम चर्चा कर चुके हैं। गंगा नदी के जल के बंटवारे की समस्या के समाधान के लिए हमने फरक्का समझौता भी किया था। तो फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच है? भारत बांग्लादेश। सिंधु नदी समझौता भारत पाकिस्तान के बीच में। तो पहला पॉइंट होगा गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के जल के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद है। दूसरा पॉइंट होगा कि भारतीय सेना पूर्वी भारत में जाना चाह रही है, लेकिन बांग्लादेश अपने इलाके से, अपने देश में से भारत की सेना को पूर्वोत्तर में जाने से रोक रही है। इसके कारण भी दोनों देशों के बीच में विवाद का विषय है। इसी कारण तो ये दो विवाद के मुद्दे हो गए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा भूमि सुधार के लिए किए गए सुधारों को स्पष्ट कीजिए। देखिए, आजादी के बाद भारत सरकार ने भूमि सुधार के बहुत से कार्य किए। मैं 4 पॉइंट में आपको इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। 2 नंबर का प्रश्न आए तो आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, 4 का आए तो 4 पॉइंट आप लोगों को लिखने हैं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जो हुआ, उसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में, जो भूमि सुधार से संबंधित है। एक तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रथम संविधान संशोधन 1951, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई भारतीय संविधान में, जो भूमि सुधार से संबंधित है। अब भूमि सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा किए गए कार्यों का पहला बिंदु, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। आजादी के बाद भारत सरकार ने भूमि सुधार हेतु सबसे प्रभावी जो कदम उठाया, सबसे महत्वपूर्ण जो कदम उठाया, सबसे सफल जो कदम उठाया, वो था जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के कारण, क्योंकि ब्रिटिश काल से चली आ रही थी, ऐसे लोगों के हाथ में जमीनें थी जो वास्तव में खेती बाड़ी से जुड़े हुए ही नहीं थे। अतः उन लोगों के हाथों से जमीनें छीनकर उन किसानों को जमीनें दी गई जो वास्तव में खेती किसानी से जुड़े हुए थे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था भारत सरकार का भूमि सुधार हेतु। एनसीईआरटी के पेपर में एक बार प्रश्न पूछा गया था, भारत सरकार द्वारा भूमि सुधार हेतु किया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा था? उसका उत्तर था जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। तो ऐसे प्रश्नों का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो कदम था वो था छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर बड़े फॉर्म बनाए भारत सरकार ने, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में खेती कम हो पाती है। छोटे छोटे टुकड़ों को एक बड़ा फार्म हाउस बना दिया, एक बड़ा जमीन का टुकड़ा बना दिया ताकि अधिकतम कृषि की जा सके। तीसरा प्रयास किया गया था, तीसरा पॉइंट, अधिकतम भूमि रखने संबंधी कानून बनाया। एक व्यक्ति के पास अधिकतम कितनी जमीन हो सकती है, इस संदर्भ में भी कानून बनाया गया।
हालांकि इसका लोगों ने तोड़ निकाल दिया और यह ज्यादा प्रभावी नहीं हुआ। चौथा, काश्तकारों को कानूनी सुरक्षा दी गई। काश्तकार जो किसी अन्य की जमीन पर बटाई का काम करते थे, बुआई का काम करते थे, उन लोगों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई, लेकिन यह भी ज्यादा सफल नहीं हुआ क्योंकि किसान ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो ये 4 मैंने आप लोगों को भूमि सुधार हेतु किए गए प्रयास बताए। 10वां प्रश्न है कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आजादी के बाद भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई शीत युद्ध के दौरान, लेकिन कुछ पर्यवेक्षक जो है, अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यवेक्षक है, उन्होंने भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना की है। पहली आलोचना का बिंदु, अस्थिर नीति। पहला पॉइंट, अस्थिर नीति। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति के आलोचकों का कहना है कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति स्थिर नहीं थी। उदाहरण, 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ में 20 वर्षीय एक संधि की थी। अतः उन आलोचकों का कहना है कि भारत सोवियत गुट में शामिल हो गया। तो 1 नंबर का प्रश्न यह भी बन गया कि भारत ने सोवियत संघ रूस के साथ कब संधि की? 1971 में, जिस समय हमने पाकिस्तान के साथ में युद्ध किया। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के रूप में हमने 1971 की जब लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान के साथ, उस समय हमें सहयोग की आवश्यकता थी। वो सहयोग हमने किससे प्राप्त किया? सोवियत संघ रूस से। तो गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना का पहला बिंदु, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति का पहला पॉइंट, अस्थिर नीति, क्योंकि 1971 में हमने रूस के साथ संधि की। आलोचकों का कहना है कि भारत सोवियत खेमे में शामिल हो गया। दूसरी आलोचना का बिंदु, सिद्धांतविहीन नीति थी। आलोचकों का दूसरा तर्क यह है कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांतविहीन नीति थी। भारत ने हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से भारत बचा। उदाहरण के लिए 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर पर अधिकार करने के लिए मिस्र पर आक्रमण किया। उस समय हमने ब्रिटेन की आलोचना की, सार्वजनिक आलोचना हमने की, औपनिवेशिक हमले की हमने आलोचना की। लेकिन 1956 में जब सोवियत संघ रूस ने हंगरी पर आक्रमण किया, तब भारत ने किसी प्रकार की सार्वजनिक निंदा सोवियत संघ रूस की नहीं की। आलोचकों का कहना है कि भारत सोवियत संघ रूस का पक्ष ले रहा था और ब्रिटेन की भारत ने आलोचना की। इसलिए भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति कैसी नीति थी? सिद्धांतविहीन नीति थी। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार शीत युद्ध में भारत की क्या भूमिका थी? देखिए, आपसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे 4-5, केवल उत्तर वही है, लेकिन थोड़ी शुरुआत उसकी ढंग से करना है कि हमारे अनुसार शीत युद्ध में भारत की निम्न भूमिका थी। पहला पॉइंट, गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। वर्णन, शीत युद्ध के दौरान भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का प्रादुर्भाव किया। भारत और पंडित नेहरू गुटनिरपेक्षता की नीति के जनक माने जाते हैं, यानी कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट, भारत किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं हुआ। शीत युद्ध के दौरान भारत पूर्वी और पश्चिमी दोनों गुट में शामिल नहीं होते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। तीसरा पॉइंट, अन्य देशों को भी किसी भी गुट में शामिल नहीं होने हेतु प्रेरित किया। वर्णन, भारत न केवल स्वयं किसी गुट में शामिल नहीं हुआ, बल्कि भारत ने अन्य देशों को भी गुटों में शामिल होने से रोका। तीसरा पॉइंट, मध्यस्थता की भूमिका। शीत युद्ध के दौरान भारत ने दोनों गुटों के बीच मध्यस्थता का प्रयास किया ताकि शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध में तब्दील नहीं हो, ताकि कोई तृतीय विश्व युद्ध नहीं हो। और विशेष रूप से कोरिया संकट के दौरान पंडित नेहरू की भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कोरिया संकट 1950 से 1953 के बीच में हुआ था। कोरिया संकट के दौरान भारत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1 नंबर का प्रश्न भी रहेगा। तो मध्यस्थता की भूमिका, शीत युद्ध के दौरान भारत ने दोनों गुटों के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाई। कोरिया संकट में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतिम पॉइंट, भारत ने उन अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठनों को सक्रिय रखा, यानी कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठनों को सक्रिय रखा। भारत ने उन अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठनों को सक्रिय रखा जो गुटबाजी से दूर थे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन विश्व शांति के लिए बेहद जरूरी है। भारत विश्व शांति का समर्थक था। 12वां प्रश्न है कि भारत नेपाल संबंध अत्यंत मधुर है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, भारत और नेपाल के संबंध बहुत मधुर थे। दोनों देशों के बीच एक ऐसी संधि है, इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे देश में बिना पासपोर्ट, बिना परिपत्र, बिना वीजा के आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। जैसे हम गुजरात में जा सकते हैं, गुजराती यहां आ सकते हैं, वैसे हम नेपाल में जा सकते हैं और नेपाली यहां आ सकते हैं। तो विश्व का एकमात्र देश है
जिसमें दोनों नागरिकों को आने जाने के लिए, दोनों देशों के नागरिकों को आने जाने के लिए पासपोर्ट या वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है। यह अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है कि भारत नेपाल के संबंध बहुत मधुर है। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, किस देश की यात्रा करने के लिए आपको वीजे की आवश्यकता नहीं है? आपका उत्तर होगा नेपाल होगा। इसके अलावा दोनों देश वैज्ञानिक मुद्दों पर सहयोग कर रहे हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के मुद्दे पर, प्राकृतिक संसाधनों के मुद्दे पर, बिजली उत्पादन, जल प्रबंधन हेतु आपस में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। नेपाल में जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ, दोनों देशों के संबंध और भी बेहतर होने की संभावनाएं बढ़ गई है। 13वां प्रश्न है कि अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की नहीं बल्कि सहयोग की आवश्यकता होती, कथन की समीक्षा कीजिए। सुरक्षा वाले पाठ में आपने पढ़ा पारंपरिक खतरे, अपारंपरिक खतरे। पारंपरिक खतरे जो सैन्य बाह्य यानी कि सैन्य सुरक्षा से संबंधित होते हैं, यानी कि हम अपनी सेना को मजबूत रखकर बाह्य खतरों से हमारी सुरक्षा कर सकते हैं, यानी पारंपरिक खतरों से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन प्रश्न क्या है? अपारंपरिक खतरे। अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की नहीं बल्कि वैश्विक सहयोग की आवश्यकता होती है। हम इस कथन से सहमत है। उत्तर क्या होगा? हम इस कथन से सहमत है, क्योंकि जो वैश्विक जो समस्याएं हैं, जो अपारंपरिक खतरे हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, ग्लोबल वार्मिंग है, महामारी है, मानवाधिकारों का उल्लंघन है, शरणार्थियों की समस्या है, वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रही है, ये विश्व की जो साझी समस्याएं हैं, ये जो अपारंपरिक खतरे हैं, इन खतरों का समाधान करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है, न कि सैन्य संघर्ष की। इन समस्याओं का समाधान हम हथियारों से नहीं कर सकते हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। यह सहयोग प्राप्त किया जा सकता है राज्य स्तरीय, द्विपक्षीय सहयोग से, क्षेत्रीय, महादेशीय, वैश्विक सहयोग से प्राप्त किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां, आसियान, सार्क, ये कुछ ऐसे सहयोग संगठन हैं। इन सहयोग संगठन के माध्यम से पूरा विश्व एक मंच पर आकर, पूरा विश्व मिलकर यदि प्रयास करें तो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अकेला देश इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए हमें सैन्य संघर्ष की नहीं बल्कि सहयोग की आवश्यकता होती है। विश्व के सारे देश मिलकर ही अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समाप्त कर सकते हैं। विश्व के सारे देश मिलकर ही पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। 15वां प्रश्न, 14वां प्रश्न, भारतीय जनसंघ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, ये मैंने एक प्रश्न दिया, 4 राजनीतिक दल दे रखे हैं आपके दूसरे पार्ट में, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय जनसंघ। इन चारों की संक्षिप्त टिप्पणियां आपको याद होनी चाहिए। इन चारों राजनीतिक दल के संस्थापक कौन थे, इनकी स्थापना कब की गई और इनकी विचारधारा क्या है और इनके समर्थक कौन कौन से व्यक्ति थे, ये चारों बिंदु आपके प्रत्येक के याद होने चाहिए। मैं एक प्रश्न का हल करवा रहा हूं, उससे आपको चारों प्रश्न तैयार करने हैं। भारतीय जनसंघ पर टिप्पणी लिखिए। पहला बिंदु होगा गठन। वर्ष 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई। भारतीय जनसंघ की जड़ें आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा में देखी जा सकती है। भारतीय जनसंघ के सदस्यों में दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक मुख्य थे। विचारधारा और कार्यक्रम। नंबर 1, भारतीय जनसंघ एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र का समर्थक है। एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र, 1 नंबर का प्रश्न बनेगा। एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र की विचारधारा से संबंधित राजनीतिक दल है भारतीय जनसंघ। दूसरी विचारधारा, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का समर्थक, अखंड भारत का समर्थक, भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं होना चाहिए था। इस राजनीतिक दल का मानना था कि दोनों देश से मिलाकर एक अखंड भारत बनना था। और चौथा, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की बात इसने हमेशा से कही। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का इसने हमेशा से समर्थन किया। तो यह था भारतीय जनसंघ पर संक्षिप्त टिप्पणी। 15वां प्रश्न है कि प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई 2 अंतर बताइए। तो आपको ऐसे प्रश्न का उत्तर देते समय 2 भागों में पेज को बांटना है, बीच में से इस प्रकार से। एक तरफ लिखना है प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी तरफ लिखना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। हालांकि YouTube चैनल अभी प्रारंभ किया तो डिजिटल बोर्ड वगैरह की व्यवस्था नहीं कर पाए, नहीं तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिख लिख कर बोर्ड पर दिखा देते हैं। इसलिए इन प्रश्नों की PDF मैं आप तक पहुंचा दूंगा। टेलीग्राम से जुड़े या फिर मेरे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। मैं आपको आज देर रात तक पहले मॉडल पेपर के उत्तर और कल शाम तक दूसरे मॉडल पेपर के उत्तर आप तक पहुंचा देंगे। दूसरे मॉडल पेपर का भाग 6 और 2 के वीडियो आपको
कल सुबह 8 बजे तक आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग जरूर उन सारी चीज़ों को देखें। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो अवधि थी 1951 से 1956, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से 1961, यानी कि 1956 से 1961। प्रथम पंचवर्षीय योजना के सूत्रकार थे KN राज, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सूत्रकार थे PC महलनोबिस। तीसरा पॉइंट, प्रथम पंचवर्षीय योजना धीमी गति की योजना थी, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना तीव्र गति की योजना थी। चौथा अंतर, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर ध्यान दिया गया। चौथा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में बांध निर्माण के कार्य में भाखड़ा नागल जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई और सिंचाई पर विशेष बल दिया गया, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बिजली पर, रेलवे पर, मशीनरी पर और संचार पर विशेष रूप से बल दिया गया। तो यह था इसके बीच में अंतर। अंतिम प्रश्न है 16वां, 1967 के चौथे आम चुनाव के परिणाम को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी जाती है, स्पष्ट कीजिए। इससे पहले थोड़ी सी भूमिका बना देता हूं आप लोगों की। 1960 के दशक को खतरनाक दशक के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि 1962 में जो चुनाव हुए थे, 1952 में प्रथम आम चुनाव, 1957 में दूसरे और तीसरे आम चुनाव हुए 1962 में। तीसरे आम चुनाव का जो कार्यकाल था कांग्रेस का बड़ा ही घातक था, इसलिए इस 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया, भारत को बहुत नुकसान हुआ। 1964 में पंडित नेहरू का निधन हो जाता है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है कच्छ के रण को लेकर। 1966 में भारत में अकाल पड़ जाता है, इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो जाता है, देश के प्रधानमंत्री का। दूसरे प्रधानमंत्री था जिनके पद पर रहते हुए निधन हुआ, पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1967 के चुनाव में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद की दावेदार थी और उनको ज्यादा अनुभव नहीं था। 1966 में ही राज्यसभा के सदस्य होते हुए देश की प्रधानमंत्री बनी थी। अब प्रश्न के उत्तर पर आते हैं। 1967 के चौथे आम चुनाव के परिणाम को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस को बड़ी मुश्किल से लोकसभा में सत्ता प्राप्त हुई। इतने कम मत और इतने कम सीटें कांग्रेस पार्टी को पूर्व के किसी भी आम चुनाव में प्राप्त नहीं हुए थे। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज जो इंदिरा गांधी के मंत्री थे वो चुनाव हार गए थे। के कामराज, अतुल्य घोष, एस के पाटिल, के बी शाह, ये चुनाव पराजित हो चुके थे। तीसरा कारण, 9 ऐसे राज्य थे, केंद्र में तो जैसे तैसे कांग्रेस की सरकार बन गई, लेकिन 9 ऐसे राज्य थे, और 1967 की बात कर रहा हूं, उस समय कोई 28 राज्य नहीं थे। 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी 1967 में हुए थे। 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। उन 9 राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं। पंजाब, हरियाणा, जोड़े से याद रखो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, पश्चिम बंगाल, केरल। इन 8 राज्यों में तो गठबंधन की सरकार बनी अन्य राजनीतिक दलों की। 9वां राज्य था तमिलनाडु, वर्तमान का तमिलनाडु, पहले इसे कहा जाता था मद्रास। यहां से 1 नंबर का और प्रश्न बनेगा। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार बनी, द्रविड़ मुनेत्र कषगम, एक क्षत्रिय राजनीतिक दल की सरकार बनी। 1 नंबर का प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? 1967 में किस राज्य में क्षत्रिय दल की सरकार बनी? तमिलनाडु, डीएमके की सरकार बनी। राजनीतिक दल का नाम भी याद रखना है, तमिलनाडु भी आप लोगों को याद रखना, पहले इसे मद्रास कहा जाता था। यह पहला अवसर था कि किसी क्षेत्रीय राजनीतिक दल को किसी राज्य में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। कारण क्या था? हालांकि ये उत्तर में नहीं लिखना। कारण यह था कि 1965 में हिंदी विरोधी जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व डीएमके ने किया था और तमिलनाडु की जनता ने इसका जबरदस्त समर्थन किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हो। तो ये आपके इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आप सबने अंत तक वीडियो देखा, उसे तो आपका बहुत बहुत आभार। प्रथम मॉडल पेपर की वीडियो को आप लोगों ने बहुत अधिक स्नेह दिया। मैं आशा कर रहा हूं कि जिस उद्देश्य से परीक्षा से पहले रिवीजन का हम लोग प्रयास कर रहे हैं 21 अप्रैल से पहले का, वो प्रयास काफी सफल हो रहे हैं और उसमें आप सब लोगों का सहयोग है। आप सभी का स्नेह इसी प्रकार से बना रहे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।